29 नवंबर 2022 को जब भारत में दिन की शुरुआत हो रही थी, उस समय पड़ोसी देश पाकिस्तान में घटनाक्रम तेजी से बदल रहा था। चंद घंटों के अंतराल पर आई 3 खबरों ने खूब चर्चा बटोरी। नंबर 1, जनरल सैयद आसिम मुनीर ने पाक आर्मी की कमान संभाली। वो पाकिस्तानी सेना के 17वें आर्मी चीफ बने। उन्होंने कमर जावेद बाजवा की जगह ली। नंबर 2, आर्मी चीफ की रेस में शामिल और खुफिया एजेंसी ISI के पूर्व कप्तान फैज़ हमीद ने समय से पहले रिटायरमेंट लिया। कहा यह जा रहा है कि वो राजनीति में शामिल हो सकते हैं। नंबर 3, पाकिस्तान में प्रतिबंधित चरमपंथी संगठन तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान ने संघर्ष विराम से पल्ला झाड़ लिया। कहा हम पूरे पाकिस्तान पर हमला करेंगे। ध्यान रहे, TTP और अफगानिस्तान तालिबान अलग अलग संगठन हैं। दोनों की स्थापना अलग अलग सालों में हुई। TTP पाकिस्तान में प्रतिबंधित है, जबकि अफगान तालिबान के साथ पाकिस्तान सरकार के अच्छे संबंध रहे हैं। आज के शो में हम इन्हीं मुद्दों पर विस्तार से चर्चा करेंगे और जानेंगे चीन में राष्ट्रपति शी जिनपिंग के खिलाफ चल रहा प्रोटेस्ट कहां पहुंचा और दुनिया का सबसे उम्रदराज जीवित ज्वालामुखी फटा तो क्या हुआ। नमस्कार, मेरा नाम दिव्यांशी है और आप देखना शुरू कर चुके हैं लल्लन टॉप का अंतर्राष्ट्रीय प्रसंगों से जुड़ा रोजाना का कार्यक्रम दुनियादारी। पहले पाकिस्तान की बात। 28 नवंबर को अफगानिस्तान बॉर्डर के पास TTP के कुछ लड़ाके पाकिस्तान में घुसने की कोशिश कर रहे थे और इसी दौरान उनकी पाक आर्मी से भिड़ंत हो गई। न्यूज़ एजेंसी PTI की रिपोर्ट के अनुसार इस मुठभेड़ में TTP के 11 लड़ाके मारे गए। इनमें उनका एक कमांडर भी शामिल था। इस घटना में कुछ पाक सैनिक भी घायल हुए। हालांकि उनके नुकसान की पुष्टि नहीं हो सकी है। पाक आर्मी की तरफ से मुठभेड़ को लेकर भी कोई जानकारी नहीं दी गई है। इस घटना को 28 नवंबर की शाम तक सामान्य मानकर टाला जा रहा था, लेकिन TTP ने इसे गंभीरता से लिया था। संगठन ने आरोप लगाया कि संघर्ष विराम के बावजूद पाक आर्मी और खुफिया एजेंसी उसके लोगों के खिलाफ हमले कर रही है। उसने स्टेटमेंट जारी कर संघर्ष विराम समझौते से अलग होने का ऐलान कर दिया। TTP यहीं पर नहीं रुकी। उसने अपने लड़ाकों से कहा कि जहां और जब हमला करने का मन हो, बेखौफ होकर करो। TTP ने यह ऐलान ऐसे समय में किया है जब पाकिस्तान में सेना की कमान नए कप्तान के हाथों में आई है। इसके अलावा पाकिस्तान की शहबाज शरीफ सरकार बड़े राजनीतिक संकट से जूझ रही है। विपक्षी नेता इमरान खान जल्द से जल्द चुनाव कराने की मांग कर रहे हैं। उन्होंने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में विधानसभा भंग करने की बात कही है। दोनों प्रांतों में इमरान की पार्टी PTI गठबंधन सरकार चला रही है। TTP के ऐलान के एक दिन बाद ही पाकिस्तान की विदेश राज्य मंत्री हिना रब्बानी खार काबुल पहुंची हैं। हिना का दौरा उस समय में हो रहा है जब अफगान तालिबान और पाकिस्तान सरकार के बीच के संबंध खराब हुए हैं। पाकिस्तान का आरोप है कि अफगान तालिबान TTP को अपने यहाँ शरण दे रही है। पाक आर्मी अफगान में मौजूद TTP के अड्डे पर हमले भी कर चुकी है। इसको लेकर दोनों देशों में तनातनी भी हुई थी। ये तो हुई हालिया अपडेट। अब हम ये समझ लेते हैं कि TTP की कहानी क्या है और संघर्ष विराम समझौता तोड़ने का पाकिस्तान पर क्या असर पड़ेगा। TTP का एक सिरा इस्लामाबाद की लाल मस्जिद से जुड़ता है। कहानी 1967 में शुरू हुई थी। उस साल पाकिस्तान सरकार ने अपनी राजधानी बदल ली थी। वो प्रशासन का सारा साजो सामान कराची से उठाकर इस्लामाबाद ले आए। नई राजधानी में एक मस्जिद भी बनाई गई थी, सरकार के नियंत्रण वाली। लाल दीवारों और लाल इंटीरियर वाली इस इमारत को लाल मस्जिद का नाम मिला। लाल मस्जिद पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के हेडक्वार्टर और पाकिस्तानी सत्ता प्रतिष्ठान के बेहद करीब थी। लोकेशन के साथ साथ रिश्तों के लिहाज से भी। लाल मस्जिद के पहले इमाम थे मौलाना मोहम्मद अब्दुल्ला। उनका रसूख इस बात से समझ लीजिए कि ज़ियाउल हक की सरकार में वो संसद तक भी पहुंचे थे। 1998 में मौलाना अब्दुल्ला काबुल गए। वो अपने छोटे बेटे अब्दुल राशिद को भी अपने साथ ले गए थे। उस समय अफगानिस्तान में तालिबान का राज था। तालिबान ने अलकायदा के संस्थापक लादेन को अपने यहाँ शरण दी हुई थी। मौलाना अब्दुल्ला और राशिद लादेन से मिले भी थे। मुलाकात के दौरान राशिद ने लादेन का जूठा पानी पिया था। जब वजह पूछी गई तब उसने कहा कि मैं भी लादेन जैसा जिहादी बनना चाहता हूँ। इस मुलाकात के 1 बरस बाद मौलाना अब्दुल्ला की हत्या हो गई। तब लाल मस्जिद की कमान उनके बड़े बेटे अब्दुल अजीज के पास आई। फिर 9/11 का हमला हुआ। उसके बाद सब कुछ बदल चुका था।
अमेरिका ने अफगानिस्तान में वॉर ऑन टेरर शुरू किया। पाकिस्तान ने अमेरिका का साथ दिया। उसने नॉर्थ वजीरिस्तान में तालिबानियों के खिलाफ ऑपरेशन शुरू किया। तब लाल मस्जिद ने फतवा जारी कर सेना के खिलाफ लड़ने के लिए कहा। यह भी कहा गया कि मरने वालों को शहीद का दर्जा दिया जाएगा। धीरे धीरे लाल मस्जिद की कट्टरता बढ़ती गई। मस्जिद में तालिबानी नेताओं को भी जगह दी जाने लगी। आसपास के इलाकों में शरिया कानून लगा दिया गया। चीनी नागरिकों पर हमले होने लगे। सेना के अधिकारियों की हत्याएं भी हुईं। कुछ समय तक तो परवेज मुशर्रफ से नजरअंदाज करते रहे, लेकिन 2007 में सब्र का बांध टूट गया। 10 जुलाई 2007 को सेना ने ऑपरेशन शुरू किया। इसमें 100 से अधिक लोग मारे गए। मरने वालों में अब्दुल राशिद भी था। लाल मस्जिद पर सैन्य आक्रमण ने मामला सुलटाने की बजाय बैकफायर कर दिया। अब्दुल राशिद को नायक की तरह पूजा जाने लगा। दुनिया भर के आतंकी संगठनों ने उसे आदर्श मान लिया था। लादेन ने एक ऑडियो टेप जारी किया। इसमें उसने राशिद को इस्लाम का हीरो बताया और पाकिस्तान सेना के खिलाफ युद्ध छेड़ने का ऐलान कर दिया। अलकायदा का नंबर 2 अल जवाहिरी अपने बॉस से कई कदम आगे निकल गया। उसने अपने ऑडियो टेप में कहा, मुशर्रफ और उसके शिकारी कुत्तों ने यहूदियों के लिए तुम्हारा अमान खत्म कर दिया। अगर तुमने विद्रोह नहीं किया तो मुशर्रफ तुम लोगों को मिटा देगा। वो तब तक नहीं रुकेगा जब तक कि पाकिस्तान से इस्लाम खत्म नहीं हो जाता। ये कबायली नेताओं को भड़काने के लिए काफ़ी था। इसके बाद पाकिस्तान में हमलों की संख्या बढ़ती गई। सेना हमला करती, सरकार कार्रवाई करती। अभी तक कबायली नेता अलग अलग होकर सरकार से लड़ रहे थे। उन्हें लगा कि ऐसे में मुकाबला करना मुश्किल है। 14 दिसंबर 2007 को वजीरिस्तान में 40 चरमपंथी नेता जमा हुए। उन्होंने पाकिस्तान की सरकार और सेना के खिलाफ मिलकर जंग छेड़ने का ऐलान किया और इन सभी गुटों का समूह कहलाया तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान यानी कि टीटीपी। इसका कमांडर था बैतुल्लाह महमूद। टीटीपी ने अब्दुल राशिद की मौत का बदला लेने की शपथ भी खाई। तब से टीटीपी पाकिस्तान की आवाम, सरकार और सेना के लिए एक बड़ा खतरा बनकर उभरी है। इस संगठन की मौजूदगी इस बात का उदाहरण भी है कि आतंकवाद को पालने का अंतिम खामियाजा पालने वाले को ही भुगतना पड़ता है। इसका सहज आकलन टीटीपी द्वारा किए गए हमलों की कहानी जानने भर से हो जाएगा। दिसंबर 2007 में पूर्व प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो की हत्या कर दी गई। उन्हें आत्मघाती हमले में उड़ा दिया गया था। टीटीपी को इसके लिए जिम्मेदार बनाया गया। इस दावे की कभी पुष्टि नहीं हो पाई। मार्च 2009 में लाहौर में श्रीलंका की क्रिकेट टीम के बस पर हमला हुआ। इसमें भी टीटीपी का ही हाथ था। अक्टूबर 2012 में टीटीपी के आतंकियों ने मलाला यूसुफजई पर गोलीबारी की। हालांकि इसमें मलाला की जान बच गई। दिसंबर 2014 में टीटीपी के 6 आतंकियों ने पेशावर में एक आर्मी स्कूल पर हमला किया। इस हमले में 140 से अधिक लोग मारे गए। इनमें 132 नाबालिग बच्चे शामिल थे। टीटीपी के हमलों की फहरिस्त बहुत लंबी है। इस लिस्ट में सैन्य मुख्यालय, आईएसआई ऑफिस, नेवल बेस, आर्मी चेक पोस्ट, पुलिस स्टेशन, स्कूल, पोलियो वर्कर्स आदि शामिल हैं। जनवरी 2014 में पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने टीटीपी के साथ बातचीत की पहल की। जून में ये बातचीत फेल हो गई। इसके बाद सेना ने जबरदस्त ऑपरेशन चलाया। इस मुहिम में टीटीपी को भारी झटका लगा। संगठन मिटने की कगार पर पहुंच चुका था। ये सिलसिला 2018 तक जारी रहा। टीटीपी लीडरशिप को भागकर अफगानिस्तान जाना पड़ा। वहां भी उन्हें चैन नहीं मिला। फिर साल आया 2019 का। अमेरिका ने अफगान तालिबान के साथ बातचीत करनी शुरू की। इसने टीटीपी को सांस लेने का मौका दिया। 2021 में टीटीपी ने पाकिस्तान में हमलों की संख्या अचानक से बढ़ा दी। एक साल में उसने 126 हमले किए थे। रिपोर्ट्स ये बताती हैं कि टीटीपी के बुरे दिनों में हक्कानी नेटवर्क ने उनकी मदद की थी। हक्कानी नेटवर्क को आईएसआई फंड करती थी। जब अगस्त 2021 में अफगानिस्तान में तालिबान सरकार बनी, उसमें नेटवर्क के मुखिया सिराजुद्दीन हक्कानी को गृह मंत्री बनाया गया। अफगान तालिबान और पाकिस्तानी तालिबान को जितना भी अलग करके दिखाने की कोशिश की जाए, लेकिन दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जब जब पाकिस्तानी तालिबान कमज़ोर पड़ा, अफगान तालिबान ने उसे सहारा दिया। जब अफगान तालिबान कमज़ोर पड़ा, तब पाकिस्तानी तालिबान ने अपना हाथ आगे बढ़ाया। 2021 में पाकिस्तान सरकार और टीटीपी के बीच पूर्ण संघर्ष विराम पर सहमति बनी थी। इस मीटिंग की मध्यस्थता अफगान तालिबान ने की थी। हालांकि 1 महीने बाद ही ये समझौता टूट गया था। अप्रैल 2022 में इमरान खान की सरकार गिर गई। शहबाज शरीफ प्रधानमंत्री बने।
मई में टीटीपी ने कहा कि हम सेना पर हमला नहीं करेंगे। उन्होंने संघर्ष विराम को अनिश्चितकाल के लिए बढ़ा दिया। उसके बाद शहबाज सरकार ने टीटीपी के नियंत्रण वाले इलाकों और काबुल में अपने प्रतिनिधि भेजे। उन्होंने शांति की पहल की, लेकिन टीटीपी ने अपनी शर्तों से पीछे हटने से इनकार कर दिया। टीटीपी की 4 मुख्य मांगे हैं। 1. ट्राइबल इलाकों को खैबर पख्तूनख्वा से अलग किया जाए। 2. टीटीपी के सीनियर लीडर्स को रिहा किया जाए। 3. टीटीपी के नियंत्रण वाले इलाकों में शरिया कानून लागू करने दिया जाए। 4. हथियार रखने के लिए ना कहा जाए। पाकिस्तान सरकार के लिए इन मांगों पर अमल करना बेहद मुश्किल था, इसलिए महीनों तक चली कोशिशों के बावजूद कोई समझौता नहीं हो पाया। इस बीच टीटीपी ने सेना की गाड़ियों और ठिकानों पर हमला करना शुरू कर दिया। सेना ने जवाबी कार्रवाई की। इस लड़ाई को रोकना असंभव हो चुका था। बातचीत का रास्ता खत्म हो चुका था। जानकारों का कहना है कि टीटीपी के ऐलान में कुछ नया नहीं है। वे पहले भी संघर्ष विराम समझौते को तोड़ चुके हैं। वे बस तारीख का इंतजार कर रहे थे। टीटीपी ने अभी संघर्ष विराम क्यों खत्म किया, इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। इसकी 2 बड़ी वजहें बताई जा रही हैं। पहली, 29 नवंबर को ही पाक आर्मी की कमान जनरल आसिम मुनीर के पास आई है। उन्हें सेटल होने में थोड़ा समय लगेगा। टीटीपी इस मौके का फायदा उठाना चाह रही है। दूसरी वजह क्रिकेट से जुड़ी हुई है। इंग्लैंड की टीम 17 बरस बाद पाकिस्तान में टेस्ट सीरीज खेलने आ रही है। पहला टेस्ट 1 दिसंबर से शुरू होगा। उस समय इंटरनेशनल मीडिया की नज़र पाकिस्तान पर होगी। टीटीपी इस ऐलान के जरिए अपनी बात दूर तक पहुंचाना चाह रही है। वो सरकार को भी असहज महसूस करवाना चाहती है। अब टीटीपी को इसका फायदा मिलेगा या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। हालांकि इतना तय है कि टीटीपी के हमले के ऐलान ने पाकिस्तान में सनसनी फैला दी है। इस मामले पर हमारी नजर बनी रहेगी। इससे जुड़ी अपडेट्स आपको लल्लन टॉप पर मिलती रहेंगी। पाकिस्तान के चैप्टर को यहीं पर विराम देते हैं और चलते हैं चीन में कोरोना वायरस का प्रकोप तेजी से बढ़ रहा है। चीनी सरकार ने देश के कई हिस्सों में जीरो कोविड पॉलिसी को कड़ाई से लागू किया है। 3 बरस के बाद अब चीनी नागरिकों के सब्र का बांध टूट रहा है। उन्होंने शी जिनपिंग सरकार के खिलाफ झंडा उठा लिया है। चीन में चल रहे इन प्रोटेस्ट के बारे में हमने दुनियादारी में डिटेल में बात की है। अगर आप देखना चाहें तो इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। फिलहाल हम इन प्रोटेस्ट के लेटेस्ट अपडेट्स जान लेते हैं। चीन के विदेश मंत्रालय ने प्रोटेस्ट पर एक बयान जारी किया। कहा कि चीन कानून से चलता है, यहाँ सभी नागरिकों के अधिकारों और उनकी स्वतंत्रता की रक्षा की जाती है, लेकिन ये स्वतंत्रता कानून के दायरे में रहते हुए अमल में लाई जानी चाहिए। ये तो हुई कथनी, अब करनी क्या है। न्यूज़ एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक चीनी पुलिस प्रोटेस्ट में हिस्सा लेने वाले लोगों को टारगेट कर रही है। सीसीटीवी फुटेज के जरिए लोगों की पहचान की जा रही है। उन्हें थाने में बुलाया जा रहा है। उनसे प्रोटेस्ट में शामिल होने को लेकर सफाई मांगी जा रही है। प्रोटेस्ट वाली जगहों पर पुलिस की तैनाती बढ़ा दी गई है। मीडिया रप्टों के अनुसार पुलिस आने जाने वाले लोगों के फ़ोन चेक कर रही है और पूछ रही है कि क्या उनके फ़ोन में वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क माने VPN और टेलीग्राम ऐप्स हैं। दरअसल चीन में कई सोशल मीडिया बैन है। पुलिस को यह अंदेशा है कि प्रदर्शनकारी VPN और टेलीग्राम का इस्तेमाल कर प्रदर्शन की फोटोज और वीडियोस पूरी दुनिया में फैला रहे हैं। प्रदर्शनों के बाद कोरोना का हवाला देकर यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स को घर भेजा जा रहा है। स्टेशन तक छोड़ने के लिए प्रशासन की तरफ से बसों का इंतजाम भी किया जा रहा है। AP की खबर के मुताबिक छात्रों से कहा गया है कि उनकी क्लासेस और परीक्षाएं ऑनलाइन होंगी। बता दें कि लॉकडाउन के खिलाफ कई यूनिवर्सिटीज़ के कैंपस में भी प्रोटेस्ट शुरू हो रहे थे। चीन का मामला यहीं तक। अब चलते हैं हवाई। अमेरिका के हवाई में दुनिया का सबसे बड़ा जीवित ज्वालामुखी फटा है। ज्वालामुखी के फटने की शुरुआत 27 नवंबर की शाम से हो गई थी, जिसके बाद इमरजेंसी क्रू को अलर्ट पर रखा गया था। यूनाइटेड स्टेट्स जियोलॉजिकल सर्वे ने बताया कि विस्फोट 27 नवंबर रात लगभग 11:30 पर शुरू हुआ। ज्वालामुखी से अभी भी लावा निकल रहा है। फिलहाल इससे स्थानीय लोगों को कोई खतरा नहीं है। ये ज्वालामुखी 4 दशक बाद फटा है। अभी तक किसी भी तरह के नुकसान की खबर नहीं है। इस ज्वालामुखी का नाम मौना लोआ है। इसको दुनिया का सबसे बड़ा ज्वालामुखी माना जाता है। इसकी ऊंचाई 13,600 फीट से ज़्यादा है। ये ज्वालामुखी 1843 के बाद से 33 बार फट चुका है। इसके पहले 1984 में फटा था। उस वक्त ज्वालामुखी से लगातार 22 दिनों तक 7 किलोमीटर के एरिया में लावा बहता रहा था। हवाई आइलैंड में इस तरह के 8 एक्टिव ज्वालामुखी हैं। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा ज्वालामुखी भी हवाई में ही है। आज का दुनियादारी यहीं पर समाप्त होता है। देश दुनिया की बाकी हलचलों पर हमारी नजर बनी रहेगी। आप बने रहिए लल्लन टॉप के साथ। शुक्रिया। शुभ रात्रि।